नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द संथाल आदिवासी लेखिका निर्मला पुतुल जी का पहला कविता संग्रह है। साहित्य जगत में प्रवेश करते ही इसने तहलका मचा दिया था। पहली बार जंगल के बाहर शहर में किसी आदिवासी स्त्री ने अपने अस्तित्व का नगाड़ा बजाया था, जिसकी अनुगूंज संपूर्ण साहित्य जगत में आज भी अपनी संपूर्णता में सुनाई देती है। आदिवासी स्त्री एवं आदिवासियों की वेदना, पीड़ा, टीस, दर्द, उपेक्षा, अपमान, घुटन, टूटन, विवशता, विपन्नता, बदहाली के साथ अपने अस्तित्व की खोज करने वाली स्त्री सदियों से पुरुष व्यवस्था की चुभन को सहते सहते उसके भीतर के आक्रांत स्त्री ने विद्रोह का बिगुल बजाते हुए पितृसत्ता को चुनौती दे डाली। निर्मला जी की कविताएं मात्र स्त्री के दर्द की अभिव्यक्ति एवं पुरुष व्यवस्था का विरोध ही नहीं करती, अपितु स्वयं के अस्तित्व की तलाश करती आदिवासी स्त्री, आदिवासी जनजाति के प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले शोषण को भी सशक्त रूप से उखाड़ती हैं। शहर के ठेकेदार एवं समतावादी राजनेताओं द्वारा विपन्न निरीह आदिवासियों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उनका यूज एंड थ्रो करना एक हकीकत है। निर्मला अपने कविता में जंगलों से धड़ल्ले से गायब होते पेड़ों को बचाने का संदेश भी देती हैं। आदिवासियों के जीवन पद्धतियाँ, नृत्य, गीत, संगीत, श्रद्धा, अंधश्रद्धा के साथ आदिवासी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, कबीले का सरदार आदि भी उनकी कविताओं के विषय रहे हैं। उनकी कविता आदिवासी स्त्री को केवल भोग्य वस्तु की दृष्टि से देखने वाले पुरुष समाज पर आक्रोश प्रकट करते हुए आदिवासी लड़कियों को विभिन्न प्रकार से सावधान करती हैं। इतना ही नहीं, मुखिया एवं जंगल के आदिवासी पुरुषों भाइयों से आदिवासी लड़कियों की अस्मिता के पक्ष में लड़ने का आग्रह भी करती हैं। इस संग्रह को निम्नांकित बिंदुओं में पढ़ा जा सकता है। स्व का अस्तित्व तलाशती आदिवासी स्त्री, पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोह, आदिवासी स्त्री के दर्द एवं वेदना की अभिव्यक्ति, आदिवासी लड़की और विवाह, आदिवासी स्त्री सौंदर्य, गीत, संगीत और नृत्य, आदिवासियों को फटकार, सभ्य शहरी समाज पर व्यंग, मुक्ति की चाहत। स्व का अस्तित्व तलाशती आदिवासी स्त्री। निर्मला पुतुल की स्त्री अपने होने की, स्वयं के अस्तित्व की तलाश करती नजर आती है। वह पुरुष प्रधान समाज में घर, परिवार, प्रेम, रिश्ते, नाते, संबंधों में अपने स्थान को ढूंढती है। वह सदियों से किसी न किसी पुरुष पर निर्भर रही है, या फिर उसे रहना पड़ा, या उसे वैसा रहने के लिए बाध्य किया गया। उसे पिता, भाई, पति, पुत्र के सहारे जीवन जीना पड़ा। वह एक ही साथ स्थापित और निर्वासित होती रही है। बचपन से लेकर विवाह तक माता पिता के घर और विवाह के बाद पति का अनजाना घर। वह प्रत्येक एकांत समय महसूस कर रही कि मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। जिन्होंने मुझे जन्म से लेकर 18 वर्षों तक लाड, प्रेम, मातृत्व, ममत्व दिया, जिस कारण लड़की अपने परिवार से बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अचानक विवाह होने के उपरांत अनजाने घर में प्रत्येक स्थितियों में स्थापित करना पड़ता है। इसी दर्द, पीड़ा, वेदना को पूरी संवेदना के साथ अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हुए वह कहती हैं, क्या तुम जानते हो
क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? निर्मला जी की कविताओं में अव्यक्त स्त्री अस्तित्वहीनता से उत्पन्न पल पल के प्रश्नों का शमन चाहती है। वह सदियों से अपना घर, अपनी ज़मीन तलाशती रही। अपने घर की तलाश में कविता में वह कहती हैं, धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल किए मैं दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। स्त्री चाहे माता पिता के घर रहे या पति के घर में रहे, भले ही वह वहाँ समर्पित है, पर उसके भीतर के सुने एकांत में अक्सर एक प्रश्न उसका पीछा करते रहता है, मेरा घर कौन सा है? अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, मैं बिखरी हूँ पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। निर्मला जी ने स्त्री के उन रहस्य को उजागर किया है जो शायद रहस्य न होते हुए भी रहस्य के समान लगता है। पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोह। स्त्री को सदियों से चार दीवारों, चूल्हा चक्की, घर गृहस्थी तथा बच्चों को संभालना तक सीमित रखा गया था। उसे प्रत्येक अवसर पर घर रूपी पिंजड़े में कैद तोते की भांति जीवित रखा गया था। जब जब उसने चौखट लांघने की कोशिश की या पुरुष के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तब तब उसे प्रेम या क्रोध से पुनः अंधेरी खोह में धकेल दिया गया। उसमें हीरे की भांति चमक तो थी, पर उसके लिए बाहर की दुनिया प्रतिबंधित थी। प्रत्येक अवसरों पर उसकी चाहत को दबा दिया गया था। वास्तव में उसे चाहने लायक रखा ही नहीं गया था। कभी उसे देवी बनाकर उसके पैरों को जकड़ा गया, तो कभी उसके सिर को आघात पहुंचाकर अनंत काल तक सहन करने के लिए छोड़ दिया गया था। निर्मला पुतुल की कविताओं में अभिव्यक्त आदिवासी स्त्री भी ऐसे ही दर्द को सहते हुए नजर आती हैं। आर्थिक विपन्नावस्था। पुरुष द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से वह इतनी पीड़ित हुई है कि उस दर्द को भीतर ही भीतर सहते सहते वह दर्द का लावा बन गया। प्रकृति का नियम है कि जब जब किसी बात का अतिरेक होता है, तब तब प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई देता है। भूकंप से सारी धरती कांप उठती है। मार्ग में आने वाली वनस्थली, जीव जंतु, मानव आदि सबका विनाश करते चलती है। वैसे ही निर्मला पुतुल की स्त्री पुरुष व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद कर देती है। कविता संग्रह की पहली ही कविता क्या तुम जानते हो में वह कहती हैं, क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी ज़मीन के बारे में बता सकते हो तुम? पुतुल जी की नज़रों में स्त्री पुरुष के लिए मात्र भोग्य वस्तु रही है। पुतुल जी की नज़रों में स्त्री पुरुष के लिए मात्र भोग्य वस्तु रही है। पुरुष ने स्त्री को इसके परे जाकर कभी समझा ही नहीं, न ही स्त्री होने का दर्द कभी महसूस किया है। इसीलिए वह पुरुषों से आक्रांत होकर प्रश्न करती है कि तुम स्त्री के गर्भ में बीज तो छोड़ देते हो, पर कभी गर्भवती स्त्री का दर्द, वेदना, पीड़ा को तुमने कभी समझा है, महसूस किया है? स्त्री पुरुष के नज़रों में केवल शरीर ही रही। उससे परे उसने उसे समझा ही नहीं समझा। उससे परे उसने उसे नहीं समझा। यही कारण है कि निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में आक्रोश प्रकट करते हुए प्रश्न करती हैं, तन के भूगोल से एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास? अगर नहीं तो फिर जानते हो तुम? फिर जानते क्या हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से परे
एक स्त्री के बारे में। निर्मला पुतुल आंखें होकर आंखें बंद नहीं करना चाहती, कान होकर बहरी नहीं बनना चाहती और जबान होकर गूंगी। उन्होंने जो समाज देखा भोगा उसे किसी के भय के कारण झूठ की थाली में परोसा नहीं। वह तो कबीर निराला नागार्जुन की भांति डंके की चोट पर अपनी बात कहने की हिमायती हैं। उनमें जंगल की रोशनी की तरह गर्जना है। वे खून को पानी कैसे लिख दूं कविता में लिखती हैं, कहती हैं, पर तुम ही बताओ यह कैसे संभव है। आँख रहते अंधी कैसे हो जाऊं मैं, कैसे कह दूं रात को दिन, खून को पानी कैसे लिख दूं। आदिवासी स्त्री के दर्द एवं वेदना की अभिव्यक्ति। एक और विश्व चांद मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की योजना बना रहा है, वहीं आदिवासी स्त्री की ओर नज़र डालें तो पता चलता है कि वह सिर्फ जंगल तक ही सीमित है। उसके लिए बाहर का विश्व अजनबी है। उसे पता ही नहीं उसके जंगल की दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है। आदिवासी स्त्रियां कविता में कहती हैं, उनकी आँखों की पहुँच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल हैं इस दुनिया में। आदिवासी स्त्रियां परिश्रमी होती हैं। वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा परिश्रम करती हैं। ऐसा कहना असंगत नहीं होगा। वह खेतों में काम करती हैं, पत्तल चटाई पंखा झाड़ू बनाकर बाजार में बेचकर अपना तथा परिवार की उपजीविका चलाने में विशेष योगदान देती हैं। जिन हाथों से वह वस्तु बनाती है उन वस्तुओं का कोई और उपयोग करता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपने ही पेट भरने की। इसी विडंबना को व्यक्त करते हुए बहामुनि कविता में कहती हैं, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती हो चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए देह से टप टप पसीना। आदिवासी स्त्री को पता ही नहीं होता कि उसकी बनाई चीज़ें, उसकी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली कैसे पहुंच जाती है। जब उसी स्त्री पर शहरी पुरुष की ललचाई नज़र पड़ती है, स्त्री के विवशता का फ़ायदा उठाकर उसे मात्र भोग्य समझा जाता है। जब निर्मला जी ये वे लोग हैं, कविता में कहती हैं, ये वे लोग हैं जो खींचते हैं तुम्हारी नंगी अधनंगी तस्वीरें और संस्कृति के नाम पर करते हमारी मिट्टी का सौदा। उतार रहे हैं बहस में हमारे ही कपड़े, जो हमारे बिस्तर पर करते हैं हमारी बस्ती का बलात्कार। कवित्री अपनी कविताओं में दुखी हैं क्योंकि लोगों को हमारा सब कुछ चलता है। फूल फल लकड़ियाँ सब्जियाँ पर वर्जित है हमारा उनके घर में प्रवेश। वे हमारे अनगढ़ शरीर पर व्यंग्य करते हैं। हमारे हाथों छुआ पानी नहीं चलता है तो सिर्फ उपयोगी वस्तु। मेरा सब कुछ अप्रिय है उनकी नज़र में वे कहती हैं, उन्हें प्रिय है मेरी गदराई देह, मेरी मांस प्रिय है उन्हें। उनकी कविता में आदिवासी लड़की इसीलिए दुखी है क्योंकि उसे मात्र शरीर समझा जाता है। वह चाहती है उसके देह को छोड़ उसके परिश्रम भोलेपन ईमानदारी की प्रशंसा करे। सुगिया कविता में वह कहती हैं, काश कोई कहता कि तुम बहुत मेहनती हो सुगिया, बहुत भोली और ईमानदार हो तुम, काश कहता कोई ऐसा। आदिवासी लड़की और विवाह। स्त्री के विभिन्न रूप होते हैं, माँ बेटी सास बहू देवरानी जिठानी बहन आदि।
उसे आदि रिश्ते निभाने पड़ते हैं। विवाह से पूर्व उसकी सारी यादें घर आंगन, माता पिता, भाई बहनों में, गाय भैंसों, भेड़ बकरियों, खेतों, पानी के घड़े आदि में बसी होती हैं। जब उसका विवाह कर दिया जाता है तब अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे के आंगन को अपना बनाना पड़ता है। ऐसे समय ससुराल जाने से पूर्व अपनी माँ के सम्मुख रोते हुए अपना दर्द सुनाती हैं। माँ के लिए ससुराल जाने से पहले कविता द्रष्टव्य है। पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी की पूरी यहाँ से? आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी कुछ ना कुछ यहाँ। पानी के खाली घड़े में भरी रह जाएंगी यादें मेरी। आदिवासी लड़की अपना विवाह जंगल के बाहर कोसों दूर शहर में नौकरानी की बात जब अपने पिता से करती है तब उसकी वेदना से हृदय द्रवित हो जाता है। बाबा, मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। वह इसीलिए शहर में ब्याहना नहीं चाहती कि वहाँ इंसान से ज़्यादा भगवान बसते हैं। वह ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती है जिसमें इंसानियत हो। वह अपने ही जंगल के किसी लड़के से विवाह करना चाहती है जो ढोल मांदल बांसुरी बजाने में पारंगत हो, जो बसंत में उसके जूड़े के लिए फूल लाए, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। आदिवासी स्त्री सौंदर्य, गीत संगीत और नृत्य। निर्मला पुतुल जी अपनी कविताओं में स्त्रियों के दर्द वेदना पीड़ा के साथ उनकी समस्या चाहत अजनबीपन का चित्रण करते हुए उसके पारिश्रमिक सौंदर्य को उसके गीतों नृत्यों की भी अभिव्यक्ति करती हैं। सुगिया कविता में पुरुष की नज़र से उनके सौंदर्य को व्यक्त करते हुए कहती हैं, तुम हंसती हो सुगिया, बहुत अच्छी लगती हो सुगिया। बादलों में बिजली से चमकते उसके दांत को देख, तुम बहुत अच्छी गाती हो, बिल्कुल कोयल की तरह। और नाच का तो क्या कहने, धरती नाच उठती है जब तुम नाचती हो। आदिवासियों को फटकार एवं प्रोत्साहन। निर्मला पुतुल जब अपने आँखों के सामने अपने भोले भाले ईमानदार एवं परिश्रमी आदिवासी भाई बहनों का लोगों द्वारा इस्तेमाल होते देखती हैं तब उनसे रहा नहीं जाता। वह अपने लोगों की आंखें खोलने के लिए फटकार लगाती हैं। झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले अपने आदिवासी भाई को भाई मंगल बसेरा कविता में कहती हैं, अभी युद्ध विराम हुआ है भाई, खत्म नहीं हुई है तुम्हारे हिस्से की लड़ाई। देखना वे फिर सटने की कोशिश करेंगे जो कल साथ छोड़ गए थे तुम्हारा। मंजिल नहीं है यह जो दे रहा है मंजिल होने का भरम। एक पड़ाव है तुम्हारी लंबी यात्रा का, थक गए हो तो थोड़ा सुस्ता लो, पर देखना कहीं निश्चिंत होकर सो मत जाना मेरे भाई। बस्ती का प्रधान जब विदेशी दारू के बदले पूरा गांव गिरवी रख देता है तब पुतुल जी बेहद दुखी होती हैं। कैसे बिकाऊ है तुम्हारे बस्ती का प्रधान, जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है पूरे गांव को गिरवी। और ले जाते हैं कोई लड़कियों के गट्ठर की तरह लाद कर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को 1500 हथेलियों पर रखकर। पिछले साल धनकटनी में खाली पेट बंगाल गई पड़ोस की बुधनी, किसका पेट सजाकर लौटी है गांव। स्त्री जो घर परिवार समाज पुरुष सभी को सहती रहती है और किसी एकांत कोने में घुट घुट कर रोती है, तब वह उसके इस रूप को देखकर व्यंग्यात्मक शैली में फटकारते हुए कहती हैं,
हक की बात न करो मेरी बहन, मत मांगो पिता की संपत्ति पर अधिकार, जिक्र मत करो पत्थरों और जंगलों की अवैध कटाई का, सूदखोरों और ग्रामीण डॉक्टरों के लूट की चर्चा ना करो बहन। मिहिजाम के गोवा कोला की सुबोधनी मरांडी की तरह तुम भी अपने मगजहीन पति द्वारा भरी पंचायत में डायन करार कर दंडित की जाओगे। मांझी, हाडाम, पारानिक, गुड़ित, ठेकेदार, महाजन और जान गुरुओं के षड्यंत्र का शिकार बन। सभ्य शहरी समाज पर व्यंग। निर्मला पुतुल ने अपनी कविताओं में शहर के उन लोगों पर व्यंग किया है जो अपने आप को सभ्य समझते हैं पर भीतर से आदिवासियों से घृणा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनके अनगढ़ शरीर का मजाक उड़ाते हैं। आदिवासियों को वे यूज एंड थ्रो करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन के अवसर पर शहरी महिलाओं को पुरुष के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए देखती हैं। उन्हें वह सिर्फ दिखावा लगता है। उन पर एक बार फिर कविता में व्यंग करती हैं ताकि इस सच में ही वे कार्य करें। एक बार फिर अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करते हम गुजरेंगे शहर की गलियों से, पुरुष सत्ता के खिलाफ हवा में मुट्ठी बांधे हाथ लहराते, और हमारे उत्तेजक नारों की उष्मा से गर्म हो जाएंगी शहर की हवा। मुक्ति की चाहत। अपनी जमीन तलाशती आदिवासी स्त्री की मुक्ति की चाहत को अपनी कविताओं में वाणी दी है। स्त्री को सदियों से दबाया गया है। अपनी जमीन तलाशती आदिवासी स्त्री की मुक्ति की चाहत को अपनी कविताओं में वाणी दी है। स्त्री को सदियों से दबाया गया, चार दीवारों में कैद किया गया, उसकी चाहत का किसी ने ख्याल नहीं रखा। आज वही स्त्री घर, प्रेम, जाति से अलग अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। क्या है मात्र एक स्वप्न के स्त्री के लिए घर, संतान और प्रेम? क्या वह अपना एक विशेष स्थान बनाना चाहती है? उसे किसी और के कारण नहीं बल्कि अपनी पहचान स्वयं से करना चाहती है। वह ऐसी ज़मीन चाहती है जिसे वह अपना कह सके। अपनी कल्पना में हर रोज़ एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है, घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी ज़मीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो। वह मुक्त आकाश में खुली सांस लेते हुए बिंदास्त बंधनों से परे मुक्त होकर स्वच्छंद उड़ना चाहती है। वह ऐसा आधार चाहती है जो उसे उसकी इच्छाओं को पूरा करने दे, जिसमें अपनापन हो। एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो, एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का आभास हो। वस्तुतः निर्मला पुतुल की कविताओं में स्त्री घर, परिवार, जाति, प्रेम से परे अपना अस्तित्व तलाशती हुई दिखाई देती है। सदियों से पुरुष व्यवस्था द्वारा सताई गई, प्रताड़ित की गई स्त्री को पुरुष ने केवल उपभोग्य वस्तु समझा। स्त्री का अस्तित्व घर, शरीर से परे भी है। पुरुष ने कभी उसे स्त्री के रूप में समझा ही नहीं। इसीलिए वह आक्रांत होकर पुरुष व्यवस्था से प्रसन्न करते हुए अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहती है,
अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। निर्मला पुतुल जी अपनी कविता संग्रह में न केवल पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोहात्मक कविताएं लिखी बल्कि आदिवासी स्त्री की वेदना दर्द की अभिव्यक्ति करने वाली कविताएं कठोर हृदय को पिघला भी देती हैं। उन्होंने देखे और भोगे हुए सत्य का काव्य में हुबहू चित्र खींचा है। उन्होंने जो भी कहना चाहा कबीर और निराला की भांति बेबाक और बिंदास कहा। वह डंके की चोट पर कहती हैं, पर तुम बताओ यह कैसे संभव है। आँख रहते अंधी कैसे हो जाऊं मैं, कैसे कह दूं रात को दिन, खून को पानी कैसे लिख दूं। संग्रह की अन्य कविताओं में झारखंड के संथाली स्त्री के सौंदर्य, गीत, संगीत और नृत्य का चित्रण हुआ है। साथ ही आदिवासियों के भोलेपन, ईमानदारी, दरिद्रता का बाहरी लोग किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं। आदिवासियों को यूज एंड थ्रो किया जाता है। इस पर कवित्री उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हुए फटकार भी लगाती हैं। सदियों से पुरुष व्यवस्था को सहने वाली स्त्री घर, प्रेम, जाति, समाज से परे आक्रोश प्रकट करते हुए अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। वह मुक्त गगन में स्वच्छंद उड़ना चाहती है।